राज स्मृति शो में आपका स्वागत है। ये हमारी स्पेशल सीरीज़ है इंटरनेशनल वुमेंस डे पे और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इंदु सुभाष जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। एंड इतना ज़्यादा आपने काम किया हुआ है और कर रही हैं, चाहे वो हम एल्डरली के लिए बात करें या लॉ के फील्ड में बात करें या समाज को सुधारने के लिए बात करें, तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो भी काम आप कर रही हैं वो सब महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है। हाँ। कुछ ना कुछ उसका जो अंश है वो एक तरह से विमेन को एम्पावर करता है। सो टू बिगिन विद दैट, पहले तो हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी क्या थी, आपका बचपन कैसा था। डिड यू हैव अ एम्पावर्ड लाइफ बचपन से ही? Yes. या आपको कोई इश्यूज फेस करना पड़ा, तो उसके बारे में बताइए। बहुत टफ क्वेश्चन है ये। और मुझे लगता है कि जो बचपन का मेरा सफ़र है उसमें मेरा सबसे अच्छा पार्ट जो मेरा था कि मुझे अपने माता पिता का बहुत प्यार और बहुत विश्वास मिला। एक्चुअली विश्वास जिसे कहते हैं, और उनके हमेशा के ये वर्ड्स थे कि इंदु बहुत अच्छा कुछ करेगी अपनी लाइफ में। स्पेशली मेरे फादर का बड़ा एक अनुमान था, जैसे कहते थे, बड़े गर्व के साथ वो मेरे बारे में अनुमान से कहते थे कि ये कुछ भी जब भी करेगी तो ये बहुत अच्छा करेगी। और उन्होंने कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने कहा कि और लड़कियों को आप इतना बढ़ावा दे रहे हैं। उस समय मैंने PhD 1991 में की थी, तो एक बड़ी बात थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बेटी है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये जंगल में भी चली जाएगी तो उस चीज़ को ये बहुत अच्छा कर देगी। और जब मैं PhD कर रही थी तो मैंने दिल्ली में पढ़ाई की, तो उनका इतना ट्रस्ट इशू था मेरे पर कि कभी उन्होंने ये शक नहीं किया। जैसे अब उस समय का ज़माना बहुत अलग था जी। और मैंने तीन मूर्ति हाउस में अपनी पढ़ाई की। करीब 182 इंटरव्यूज़ लिए थे उस समय के विमेन लेजिस्लेचर के, जिसमें विजयलक्ष्मी पंडित, बिल्कुल तभी उनकी डेथ हुई थी। अरुणा आसफ अली मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था जिनका मैंने लिया था। बड़ी खूबसूरत और बड़ी मैं अगर आंखों में लाती हूँ तो बड़ी सुंदर एक महिला थी जो वेल पॉलिश थी, इंग्लिश बहुत अच्छी थी। लिंक हाउस में मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। तो जब मैं खुद भी बहुत छोटी थी तब मैं इंटरव्यू ले रही थी, और मेरा जो वर्क था वो भारत सरकार ने पुरस्कृत भी किया था उस समय, जो मेरा शोध प्रबंध था। उसमें मेरे काफ़ी लाइव इंटरव्यूज़ बहुत पसंद किए गए। तो मैं शुरू से ही एक सशक्तिकरण, तो शायद शब्द जब आया होगा तो हम उसको नहीं समझ पाते थे, लेकिन एक स्त्री तब सशक्त होती है जब उसे घर से स्नेह और विश्वास मिलता है और उसके अंदर एक माता पिता या भाई बहन की वो आस्था होती है कि शी इज़ द रियल एक जेम है, या वो बहुत अच्छा करेगी। ये मेरे ब्रदर्स का भी मेरे अंदर बहुत अच्छा ट्रस्ट था और उन्होंने हर कदम पे मेरी सहायता की, पढ़ाई में भी और मेरी ग्रूमिंग में भी। बहुत सुंदर बात आपने ये कही। मतलब पहली बार मैं सुन रही हूँ कि महिला सशक्तिकरण तब है जब किसी औरत को उसके घर से प्यार और स्नेह, विश्वास मिले। और विशेषकर जैसे मेरी माँ है, मेरी भाभियाँ हैं, यानी एक महिला ही महिला को जब सपोर्ट करती है और उसमें ट्रस्ट करती है और उसकी ब्यूटी को, उसकी आवाज़ को, उसकी कदमों की चाल को जब वो एक प्रशंसा के साथ और एक गर्व के साथ जब वो उसको रिकॉग्नाइज करती है, तो जो उससे जुड़ी हुई महिला जिसके बारे में बात चल रही, तो उसके कदमों में खुद से ताकत आती है और उसको और अच्छा करने की अंदर से प्रेरणा आती है कि मुझे इनसे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ आप एक काउंसलर भी हैं और बहुत सारी तरह की काउंसलिंग आप करते हैं। आई थिंक मैरिज काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग, काउंसलिंग बिटवीन मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, सो दैट जो एक रिफ्ट होती है, बिकॉज बहुत सारे जो महिला सशक्तिकरण के इश्यूज होते हैं, आई थिंक सास एंड बहू रिलेटेड ही होते हैं, और जिससे थोड़ी सी समाज में जो व्यवस्था होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जो मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का जो मामला है, मसला है, मैं इसको ऐसे डिफाइन करती हूँ कि डॉटर इन लॉ माने दिल, DIL, बिल्कुल है ना, डॉटर इन लॉ। मदर इन लॉ माने MIL। तो जो मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का जो एक केमिस्ट्री होती है या जो उनकी आपस की एक रिलेशनशिप होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। और इस जो डॉटर इन लॉ यानी जो दिल होता है उसको मिल से मिलाना होता है, और वो काम बड़ा खूबसूरती, और उसको सबसे खूबसूरती से काम, उस काम को कौन करता है? फिल, यानी फादर इन लॉ। तो परिवार में सबकी बड़ी अच्छी अहमियत होती है। और कोई भी बेटी जो बहू बन के कहीं जाती है तो उसको ये समझना होता है कि मैं अपने घर में जा रही हूँ, अपनी सास के घर में जा रही हूँ, और अच्छे अच्छे कामों से या अच्छी एक्टिविटीज़ या पॉजिटिव रेज के साथ जो काम करना, और बहुत
कहना चाहिए कि अगर हमें किसी के पास आना है तो हम उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, या मैं खुद क्यों ना कर लूँ इस चीज़ को, एक उस तरह का अगर सेंस होता है। और वहाँ के नियमों का पालन करना, क्योंकि जब हम हॉस्टल में होते हैं तो हॉस्टल के नियमों का पालन करते हैं, वर्क प्लेस पे होते हैं तो वर्क प्लेस के नियमों को ज़रूर रखते हैं। तो अगर हम नए घर में जा रहे हैं जहाँ पर मुझे अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है, तो अगर छोटी छोटी चीज़ें उनकी वो दिल में बैठा ले तो उसको वो बुरा भी नहीं मानेगी। जहाँ पे उसको बुरा लगता है तो वो अपने हस्बैंड से शेयर कर सकती है और अपनी मदर से भी कर सकती है, मदर इन लॉ से। तो जो अनकहा है कि चुप रह के गुस्सा होके गुनगुनाना या नाराज सा हो जाना, उससे बेहतर है अगर हम कह के बात कर लें तो शायद जो एक अंतराल, एक गैपिंग आ जाती है, वो खत्म हो जाती है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन गैप नहीं खत्म होना चाहिए और इसमें हस्बैंड का रोल बहुत बड़ा होता है जी। हस्बैंड इन लॉ कर दे तो हिल हो जाएगा, आई थिंक समवेयर, तो उसको हिलना नहीं चाहिए। वो अगर जगह पे है तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। और अधिकतर जो लड़ाइयाँ होती है वो किचन से होती हैं। जो लड़की आज की तारीख में तो हम ये देखते हैं कि हमने अपनी बेटियों को पूरी कोशिश की कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो और अपने घर को आर्थिक सहारा भी दे, क्योंकि उनकी एजुकेशन कहीं ना कहीं तो काम आए। अब किचन में ये इमेजिन करना कि लड़की काम करके आ रही है उसके बाद वो किचन में जाए, बेटर ये है कि हस्बैंड वाइफ दोनों जाएं, क्योंकि मेरी नज़र में किचन एक जेंडर न्यूट्रल प्लेस है जी, जिसमें बड़ी रोमांटिक वे में किचन हो सकती है। आप म्यूजिक बल लगा दे, साथ मिलकर खाना बनाए, साथ खाए। और दादा दादी जो घर में सास ससुर हैं उन्होंने सब्जियां काट के रखी हुई है और छोटी छोटी तैयारियां की हुई हैं। आपकी कुक है तो वो अलग बात है, लेकिन जब किचन साझा होके बनती तो बड़े प्यार से बनती है वो। तो हस्बैंड ने क्या किया, रोटियां सेक दी, वो रोटी बेल रही उसने सेक दी, उसने आलू वाले उसने आलू छील दिए, उधर सब्जी हस्बैंड ने छौंक दी, उसने प्लेट्स लगा दी, उधर सास ससुर ने मिलकर के और तैयारियां कर दी। तो वो समय बड़ा क्वालिटी टाइम होता है। आई थिंक पहले के टाइम पे यही होता था, सब मिल के खाना बनाते थे, मिल के आई थिंक किचन में ही बैठ के पालथी मार के खाना खाते थे। हमने वो घर भी, नानी का घर और दादी के घर में हमने देखा है कि ऐसे ही होता था कि साथ साथ रोटी बनते जा रही है, परोसते जा रहे हैं और सब एक साथ खा रहे हैं और चीजें कर रहे हैं। तो एक अलग सा प्यार, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती थी। और सबसे बड़ी चीज क्षमा होती थी। अगर आप किसी को उसके छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेट इट गो, जाने देते हैं, ठीक है हम भी ऐसे ही थे, कौन सी बड़ी बात होगी अगर नमक ज्यादा पड़ गया और थोड़ा सा दूध मिला देते हैं, अरे हटाओ इस सब्जी को, 2 मिनट में दूसरी बन जाएगी। अब उसको लेकर के आप बैठे रहेंगे। हस्बैंड वाइफ जो न्यूली मैरिड है उसमें आप बिना बातों को इंटरफेयर कर रहे हैं, तो स्पेस भी क्रिएट करना है। उनकी अपनी लाइफ है, उनको लगे कि हाँ ये मेरा अपना घर है। आई थिंक वहीं से जॉइंट फैमिलीज टूटने लगी जब कपल्स को वो स्पेस नहीं मिलने लगा, तो दे वांटेड कि मेरी प्राइवेसी नहीं है, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं, अदरवाइज कौन नहीं चाहता है कि आपके साथ रहे। क्योंकि जब एज अ गर्ल अगर मेरे माता पिता हैं तो ऑब्वियसली आई विल रिस्पेक्ट दूसरे के भी माता पिता को। मुझे अपने माता पिता चाहिए तो उसको भी चाहिए, बट आई थिंक जब आपके आपस की चीजें टकराती है तब आप उस स्पेस से और अनावश्यक टोका टाकी करना जी, और चीजों को हाईलाइट करना जिनको हम हाइड कर सकते हैं, तो ये बुजुर्गों को देखना होता है, यानी जो अगली पीढ़ी है उसको देखना होता है। नॉर्मली ये घर में 3 पीढ़ियां तो होती ही हैं, वो बहुत लकी होती है जिनके यहाँ 4 पीढ़ियां होती हैं। तो ये जो टकराव है इसको खत्म करने के लिए और वृद्धाश्रम की संख्या खत्म हो, इसके लिए जो मैंने अपना काम शुरू किया उसमें मैंने डे केयर सेंटर पे फोकस किया। आपने बुजुर्गों के लिए भी बहुत काम किया, लेकिन एल्डरली केयर भी जो एक है एज ए डॉटर मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा, तो उसके बारे में विस्तार से हाउ टू रिपे योर पेरेंट्स, ये मेरा मन में था कि मैं अपने सास ससुर, अपने माता पिता जो इस दुनिया में नहीं है, उनको कैसे उनका ऋण चुकाया जाए। तो उसमें समझ में यही आया कि उनकी पीढ़ी को खुश किया जाए, और जो बच्चे हैं, जो यूथ है, जो बड़ी हो रही है एक पीढ़ी, उनको ये समझाया जाए कि बुजुर्गों का अपना एक अस्तित्व है और वो जाने वाले लोग हैं, और उनके जो वर्ड्स हैं वो गोल्डन वर्ड्स होते हैं। और हमने गोल्डन एज उसका नाम दिया वर्ड का। इसमें आर.के. मित्तल जी मेरा है, मेरे पास, मैं कल उनका कागज़ भी देख रही थी कि हम लोगों ने वो नाम दिया था गोल्डन एज वर्ड। तो उसमें हम जो हमारा डे केयर सेंटर का कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि जैसे बुजुर्ग 11 बजे के करीब अपना घर से निकलते हैं और उनके कॉलोनी में ही किसी के घर में या कम्युनिटी सेंटर में, वहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम है, सारी चीज़ें इसी तरह की सेटअप बना हुआ है, एक छोटी पेंट्री वो भी बनी हुई है। वो लोग इतना एंजॉय करते हैं इसमें, क्योंकि उन्हीं की एज के लोग उसमें आते हैं। और इस डे केयर सेंटर में वो 4 बजे तक रहना चाहें, 3 बजे तक रहना चाहें, तो जो घर में
जो उनसे छोटी वाली जनरेशन है उसको पूरा स्पेस मिलता है एक्चुअली। वो हर तरीके से अपनी चीज़ों को देख सकती है। अदरवाइज क्या है कि टीवी एक है, उस पर हनुमान चालीसा आध्यात्मिक प्रोग्राम चल रहे हैं और देखना कुछ और प्रोग्राम है जो दूसरी जनरेशन है जी। ये मिडिल क्लास की बात हो रही है। हाँ, आई मीन अपर क्लास में तो आई थिंक हर कमरे में टीवी है। होती है। उनकी में प्रॉब्लम है कि आप साथ कैसे उनको करें, क्योंकि हर कोई अपने अपनी दुनिया में है। लेकिन जो ये कॉमन है EWS या MIG जो मकान है, वहाँ पर ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत छोटी सी बात पर किसी हेल्पलाइन पर पुलिस को पुकार लेना एक आसान सा, ये बड़ा कॉमन सा सीन हो गया है। लड़ाई सिर्फ इस बात पे थी कि भाई क्रिकेट देखना था और चल रहा था सास भी कभी बहू। ये केस ऐसा भी आया था कि हमको टीवी में क्रिकेट देखना था और ये था, तो ये इतनी छोटी सी बात पर पुलिस को बुला लेना और कोर्ट कचहरी में बिना बातों की बातों पर फिर उसको सपोर्ट देने के लिए और झूठे केसेस लाना, ये गलत चीज़ है। क्योंकि नारी वही नहीं होती जो पत्नी है, नारी वो भी तो है जो माँ है, दादी है, बहन है, भतीजी है। तो हमें सब रूपों में महिला की सुरक्षा करनी होगी, तभी महिला सशक्त भी होगी, तभी महिला सशक्त भी होगी। और जितने भी फोरम्स बने, अगर उसमें कहीं पे परिवार शब्द जुड़ जाए, जैसे परिवार संरक्षण का कोई फोरम हो या आयोग बने, तो उसमें विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बंदा अपनी बात को कह सके, तो वो जेंडर इक्वलिटी का एक सशक्त कदम होगा, जिसमें हम उनको एक इस तरह की आवाज़ दें जहाँ पर लोग उन पर ट्रस्ट भी करें और उसकी स्क्रीनिंग भी हो जाए कि वहाँ पर झूठ ना प्रिवेल करता हो। क्योंकि लॉस तो बने हुए, जैसे कि आपने बताया कि एक फ़ोन करो तो आज के टाइम पे पुलिस आ जाती है और बिन बातों को आप पुलिस बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनका भी वेस्ट ऑफ टाइम है, एक पब्लिक रिसोर्स का भी आप वेस्टेज कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस इमरजेंसी के लिए है, ना कि आपके पारिवारिक सास बहू वाले झगड़े के लिए नहीं है। तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए और अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए मैंने एक झूठा केस दायर किया और आपका सच्चा केस है, तो मेरे एक्सपीरियंस के बेस में हो सकता है आपको वो टाइम और अटेंशन नहीं मिले, ये सोच से कि भाई लोग तो झूठे केस भी लेके आ जाते हैं। तो I'm sure इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आपके पास आते होंगे। तो पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका तीनों का ही बहुत कीमती समय वेस्ट होता है। 2021 में मेरा एज ए फैमिली वेलफेयर एक्सपर्ट जुडिशरी में सिलेक्शन DM की संस्तुति पे हुआ और प्रधान न्यायाधीश की मुख्य सलाहकार बनने का मुझे मौका मिला। तो वहाँ पर मैं फाइलों की ढेर देख के चकित थी, और जब ये सिलेक्शन हुआ और सर से मीटिंग्स हुई तो ये पता लगा कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को मुझे ख़त्म करना है, यही मेरा टारगेट होगा। तो बहुत टफ फाइल्स भी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट की इस पर गाइडलाइंस लिखी कि इस फाइल को जितनी अर्ली डिस्पोजल करिए, उस पर रेड मार्किंग थी, किसी पे ग्रीन टेप लगा हुआ था। तो जब उन केसेस की तह पे मैं गई तो मैंने उन केसेस को ख़त्म किया और मैं एक 2-3 महीने के समय मैंने करीब 1100 फाइलें ज़ीरो कर दी थी, मतलब केसेस ख़त्म। या तो कुछ अनकहा था, जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप था, यानी जब कोई व्यक्ति पुलिस में केस दायर करता है तो फिर वो डिस्टेंस हो जाता है कि नहीं भाई कॉल मत करना, पता नहीं वो उस कॉल को कह दे कि धमकी देने के लिए फ़ोन किया था, तो वो अनकहा हो जाता है और उसकी जगह पे एक वकील बीच में आ जाता है। और इसको हम लीगल टेररिज्म का वर्ड भी कहते हैं। अगर वकील के साथ मेल इंटेंशंस जुड़े हुए कि वो पैसे को ही निकालना चाहे, मनी एक्सटॉर्शन करना चाहे, तो ये चीज़ जो है ये गलत है। और अधिकतर लोग इसी चीज़ के बारे में, बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी है लोगों की, ऐसा नहीं है कि वकील बहुत इथिकली काम भी कर रहे हैं, लेकिन फैमिली कोर्ट में हमने देखा है कि तारीख पे तारीख है, लोगों का हुजूम होता है, उन्हें लॉ का ज्ञान भी नहीं होता है, वो जैसा कोई कहता है वो उसको मान लेते हैं। तो थोड़ा बहुत पारिवारिक कानूनों का ज्ञान जरूर एक लेमैन को जरूर होना चाहिए। इसके लिए हमारे एजुकेशन में जरूर पारिवारिक जो कानून है उनका एक चैप्टर अवश्य होना चाहिए। और यूथ को भी इसके लिए, चाहे हम वर्कशॉप्स करें, जैसे हम लोग करते हैं वर्कशॉप्स, वो इनिशियल जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसीलिए हम प्री मैरिज काउंसलिंग में भी इन सब चीज़ों को फोकस करते हैं। तो जो केसेस होते हैं वो छोटी सी बात पे स्टार्ट होते हैं, समय के बढ़ने से और तारीख पे तारीख होने से उसमें और केसेस इसलिए लगाते हैं कि इस पे जल्दी काम होगा। एक ये भी इसमें इशू आता है कि वकील भी आपको सिखाते हैं कि भाई ये चार्जेस लगा दो, ये चार्जेस लगा दो, झूठे ये कर दो, ताकि तुम्हारा पॉइंट स्ट्रांग हो जाए। तो कहाँ तक वो एथिकल है? बिकॉज एज अ लॉयर अगर जब आपके पास एविडेंस नहीं होंगे, जब आप साक्ष्य नहीं लाएंगे, तो होता क्या कि जैसे ही केस एविडेंस पे आता है 3 से 4 साल पर या 2 साल पर, अगर फास्ट ट्रैक पे तो 1-1.5 साल में वो, अगर वो एविडेंस पे आएगा, तो जो झूठे एलिगेशंस होते हैं, झूठे आरोप होते हैं, झूठे केसेस होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। अब अगला आदमी जिसकी प्रतिष्ठा पूरी धूमिल हो गई, जो पूरा मीडिया ट्रायल में चला गया, अखबारों में पूरा फोटो छप गया,
लेकिन जब वो बाइज्जत बरी होता है तो अखबारों में ना तो उसकी माँ का फोटो होता है, ना उसका खुद का फोटो होता है, ना उसके फादर का फोटो होता है, ना बहन का फोटो होता है। उससे पहले सोसाइटी ऑलरेडी बहिष्कृत उसको बहिष्कृत कर चुकी होती है। और अगर कुंवारी लड़की की शादी तय हुई हो तो वो भी टूट जाती है। और अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखें तो पुरुषों की आत्महत्या की दर स्त्रियों से 2.5 गुना ज्यादा है। अच्छा। भारत में। और एनसीआरबी का डाटा हम और आप नहीं अपडेट करते, वो सरकार का डाटा है। तो ये दिख रहा है कि पुरुष के लिए कहीं पे फोरम नहीं है, लोग ट्रस्ट नहीं करते, उसके ऊपर आरोप लगाना बड़ा आसान है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? जो जिसके ऊपर एलिगेशन लगा दिए गए। बहुत समय आकर के ये होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जिसने आरोप लगाया है वो प्रूफ करे, लेकिन लड़की है ये करके बर्डन ऑफ प्रूफ पुरुष को ही लाना होता है या उसके परिवार को लाना होता है कि अपनी माँ को बचाने के लिए वो क्या कर सकता है। लिहाजा पुरुष आत्महत्या कर लेता है कि अगर वो मर जाएगा तो केस खत्म हो जाएगा, तो मेरी माँ और बहन बच जाएंगी। ऐसे मैंने बहुत लोगों की जान बचाई। या जिनके घरों के बच्चों ने आत्महत्या की तो उस केस में एक बुजुर्ग पिता जिसका कि वो इकलौती संतान थी बेटा, उसको किस तरह न्याय मिले, इस पर हम लोगों ने रोड शो भी किए, अनशन भी किया और एक दिन के लिए जेल भी गए संसद की। ये बहुत सारे काम हैं जो हम लोगों ने किए, क्योंकि मर्द को दर्द होता है ऐसा मैं मानती हूँ। दर्द सबको होता है, सबको होता है, लेकिन लोग कहते हैं ना मर्द का बच्चा तुझे क्या दर्द होगा, क्यों रो रहा है तू, क्यों नहीं औरतों की तरह रो रहा है। तो ये चीज गलत है, क्योंकि भावनाएं सबके अंदर होती हैं। और एक मर्द के साथ उसके साथ 4 लोग जुड़े होते हैं। उसकी माँ होती है, बहन होती है, उसका पिता होता है, दादी भी होती है, भाभी भी होती है। तो हमें जेंडर इक्वलिटी पे काम करना है और जिन कानूनों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है उनमें संशोधन अवश्य होना चाहिए। उससे क्या है कि समाज में एक निडर, एक कहना चाहिए कि सुंदर एक फीलिंग आए कि हाँ मैं भी यहाँ पे सुरक्षित हूँ। और विवाह जब हमारा होता है उस समय हमें थोड़ी सावधानियां रखनी चाहिए कि हम जो दिया लिया जा रहा है उसको डॉक्यूमेंटेड कर लें और उस पर सिग्नेचर्स ले लें, और एक रिचुअल मैरिज के साथ ही हम एक कोर्ट मैरिज भी कर लें। ये बहुत लोग नहीं करते। हाँ। तो ये डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं है और बाद में जब झगड़ा होता है तो ये तू मैं शुरू हो जाती है। और दिन की शादी हो, खर्चा कम होगा, मिल के शादी कर लो, जो पैसा बचेगा उसको आप गहना दे दो, आप जमीन खरीद के आपस में ले लो, और लड़की के नाम जो आपको देना उसको सिंगल प्रीमियम पॉलिसी दे दीजिए। अगर परिवार अच्छा होगा तो वो पॉलिसी लड़की 5 साल बाद भुगतान करा सकती है और अपना कुछ ना कुछ एस्टेब्लिशमेंट अपने लिए कर सकती है। और हम खर्च किस पे करते हैं? पॉम्प एंड शो पे करते हैं। वो 10 लाख रुपए बेकार है गहने पर। डिस्टेंस क्या कहते हैं, वो कौन सी वाली मैरिज होती है जो लोकेशन वेडिंग, हाँ आउट स्टेशन वेडिंग जो होती है, डेस्टिनेशन वेडिंग। यस, तो डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर लोग 20-20 लाख खर्च कर देते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा पैसा भी बनाया जाए तो एक डे केयर सेंटर एस्टेब्लिश हो सकता है, एक अच्छा ऐसा गोल्डन एज वृद्धाश्रम स्थापित हो सकता है जहाँ पर एक्टिव एजिंग हो। लेकिन पैसे का इस तरह वेस्ट करना ये कहीं भी एडवाइजेबल नहीं होता। जिनके पास है वो कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, थोड़ा उनको सेंसिबल भी होना चाहिए। बट जो मिडिल क्लास उस हॉट में जा रहा है, उसको लोन लेके कर रही है, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं गलत है। अब आप अंबानी है तो भाई आप करिए, वो अलग चीज है। लेकिन लोग कॉपी करने में क्या होता है कि सारी रिलेशनशिप टूट जाती है। लोग कहीं ना कहीं दहेज और ये जो शब्द हैं ये फिर से जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ पे लव मैरिजेज हैं, बहुत सोच समझ के लड़के लड़कियां शादी भी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें पीछा नहीं छोड़ती हैं। और औद्योगिकरण की दिशा ने क्या किया, हर चीज़ को कस्टमाइज कर दिया, और कस्टमाइज चीज़ों को लेकर के लोग ज़्यादा पागल हो रहे हैं। बिल्कुल। जबकि गुण कस्टमाइज होने चाहिए, आपके नैतिक नियम कस्टमाइज होने चाहिए। सही कहा आपने, और आप बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं हर तरह से। मुझे लगता है डायरेक्टली कुछ लोग कहते हैं कि हम विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं, बट आप जिन जिन इश्यूज को एड्रेस कर रही हैं अपने माध्यम से, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग वे में उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। बिकॉज हर इंसान को आई थिंक प्यार चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो ससुर जी हो, चाहे वो आपकी सास हो, चाहे आप एक बहू, कोई भी हो। एवरीवन वांट्स लव एंड रिस्पेक्ट। और वो तभी होगा जब हमारे बीच में कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे के लिए प्यार होगा, सद्भावना होगा। और प्यार में हारा जाता है, जीता नहीं जाता। हाँ, वो तो है। और प्यार में जो डूबता है वही पार होता है। बहुत अच्छा लगा आज आप आए, आपने हमसे इतनी प्यारी प्यारी बातें की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड इसी तरह से सुंदर कार्य करते रहिए एक सुंदर समाज के लिए। थैंक यू वेरी मच।